नमस्ते साथियों। आज इस वीडियो में वन लाइनर प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और ये जो शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग बने हुए हैं उन आयोगों के वन लाइनर प्रश्नोत्तर हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस संबंध में विस्तार से बताया था, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल, कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग और इसके अलावा जो यशपाल समिति है, इन सभी के संबंध में विस्तार पूर्वक दिया था। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में वन लाइनर प्रश्नोत्तर 50 प्रश्न दे रही हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। एजुकेशन जिनका नेट JRF है, इसके अलावा जो एमएड और बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर क्या है। प्रश्न नंबर पहला है, राधा कृष्णन आयोग कब गठित हुआ था? तो इसका उत्तर है, राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग किस उद्देश्य के लिए बना था? आखिर इस आयोग का उद्देश्य क्या था? स्कूली शिक्षा या जो है महाविद्यालयीन शिक्षा, प्राथमिक माध्यमिक किस शिक्षा के लिए बना था राधा कृष्णन आयोग? तो यह विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, कोठारी आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है और कई बार पेपरों में, पिछली परीक्षाओं में आ भी चुके हैं, तो इनको तो याद रखना ही रखना है। कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 में। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। जितनी भी जो शिक्षा प्रणाली है, चाहे वो स्कूली हो या महाविद्यालयीन हो, सभी शिक्षा प्रणाली को क्या करना, उसका मूल्यांकन करना। 5वें नंबर का प्रश्न है, मुदालियार आयोग कब बना था? तो इसका सही उत्तर है, मुदालियार आयोग 1952 में बना था, या इसका गठन जो है 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुदालियार आयोग किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो इसका उत्तर है, मुदालियार आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। जो माध्यमिक शिक्षा है उस स्तर तक के लिए ही मुदालियार आयोग का गठन हुआ था। 7वें नंबर का प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का मुख्य सुझाव क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोठारी आयोग, अच्छा ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी वह किसकी देन थी, यानी कि 10+2+3। इससे पहले जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, इससे पहले यही शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती थी। तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि यह किसकी देन थी? तो यह कोठारी आयोग की देन थी, या इसने ही, कोठारी आयोग ने ही ये सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 8वें नंबर का, राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयों में किस भाषा पर बल दिया? तो इसका सही उत्तर है कि राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयी स्तर पर अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं पर अधिक बल दिया। अगला प्रश्न है, मुदालियार आयोग ने किस गतिविधि पर विशेष बल दिया? तो इसका उत्तर है, मुदालियार आयोग ने सह शैक्षिक गतिविधियों पर बल दिया। 10वें नंबर का प्रश्न है, कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है, कोठारी आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर DS कोठारी ने की थी। 11वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की सिफारिश पर बनी थी? तो इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो है कोठारी आयोग की सिफारिश पर बनी थी। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? तो इसका सही उत्तर है, राधा कृष्णन आयोग ने नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा पर बल अधिक दिया था। अगला हम प्रश्न देखते हैं 13वें नंबर का, मुदालियार आयोग ने पाठ्यक्रम में क्या जोड़ा? तो इसका सही उत्तर है कि मुदालियार आयोग ने पाठ्यक्रम में कार्यानुभव और सामाजिक सेवा को जोड़ा था। इसको ही उन्होंने शिक्षा में, पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया था।
14वें नंबर का प्रश्न है, कोठारी आयोग की सिफारिश से कौन सी प्रणाली लागू हुई? तो इसका सही उत्तर है 10+2+3 यानी कि 10+2+3 जो है किसकी देन है? कोठारी आयोग की देन है। अगला हम प्रश्न देखते हैं 15वें नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस आयोग के आधार पर बनी थी? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या जिसे हम राममूर्ति समिति के नाम से भी जानते हैं, के आधार पर बनी थी। 16वें नंबर का प्रश्न है, राममूर्ति समिति कब गठित हुई? तो इसका सही उत्तर है 1990 में गठित हुई। ये आपको याद रखना है प्रश्न उत्तर सभी। यदि आप इन प्रश्न उत्तर को अवॉइड करेंगे या नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी नींव को ही कमज़ोर कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर इस तरह के प्रश्न उत्तर याद रखें, जिससे कि आप अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकें, क्योंकि सभी प्रश्न जो है आपकी सिलेबस के अनुसार बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रखते ही मैंने दिए हैं। अगला प्रश्न है, जनार्दन रेड्डी समिति किस वर्ष बनी थी? तो इसका सही उत्तर है जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में बनी थी। 18वें नंबर का प्रश्न है, यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यशपाल समिति का गठन 1993 में हुआ था। अगला हम प्रश्न देखते हैं, यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था? 19वें नंबर का प्रश्न है, क्या है यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है यशपाल समिति का उद्देश्य था उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। उच्च शिक्षा यानी कि जो महाविद्यालयीन शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। 20वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 2005 में हुआ। 21वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके सुझाव पर बनी? तो इसका सही उत्तर है कस्तूरी रंगन समिति के सुझाव पर बनी। अगला प्रश्न है, कस्तूरी रंगन समिति कब गठित हुई? तो इसका सही उत्तर है 2017 में गठित हुई। अगला प्रश्न है, नैप 2020 में शिक्षा का कौन सा ढांचा प्रस्तावित है? अच्छा, ये प्रश्न अब आया है जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे पहले जो कोठारी आयोग की समिति की अनुशंसा पर शिक्षा प्रणाली बनी थी, कौन सी? 10+2+3। अब उसको समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नया ढांचा स्ट्रक्चर बना है, वो क्या है? 5+3+3+4। ये नई शिक्षा नीति पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है। तो ये आपको याद रखना है। 23 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और विशेष रूप से ये तो जीके का क्वेश्चन है। एजुकेशन के जितने भी बच्चे हैं जिनका बीएड एमएड है तो उनको तो ये चीज़ें आनी ही चाहिए, ऐसे प्रश्न। इस 23 नंबर के प्रश्न को हम फिर से दोहरा देते हैं। नैप 2020 में शिक्षा का कौन सा ढांचा प्रस्तावित है? तो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 5+3+3+4 का ढांचा प्रस्तावित है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, मुदालियार आयोग की सिफारिश पर क्या शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है मुदालियार आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ। अगला हम प्रश्न देखते हैं 25वें नंबर का, कोठारी आयोग के कितने खंडों में रिपोर्ट दी? कोठारी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो कितने खंडों में दी थी? तो इसका सही उत्तर है 7 खंडों में। 26वें नंबर का प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग का मूल विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा इस आयोग का मूल विषय था। अगला हम प्रश्न देखते हैं, राममूर्ति समिति का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना। 28वां प्रश्न है, कोठारी आयोग का मूल आदर्श क्या था? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना या इसका समन्वय बनाए रखना। 29वें नंबर का प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शिक्षा को क्या कहा? तो इसका सही उत्तर है कोठारी आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की कुंजी कहा है।
अगला हम प्रश्न देखते हैं 23वें नंबर का। राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय में क्या लागू करने की सिफारिश की? तो इसका सही उत्तर है स्वायत्तता लागू करने की सिफारिश की। मुदालियार आयोग ने छात्र जीवन में क्या जोड़ने पर बल दिया? तो इसका सही उत्तर है नैतिक शिक्षा को जोड़ने पर बल दिया। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग की रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार ने प्रकाशित की। कोठारी आयोग ने विज्ञान शिक्षा पर क्या कहा? 33 नंबर का प्रश्न है अपना। कोठारी आयोग ने विज्ञान शिक्षा पर क्या कहा? तो इसका सही उत्तर है इसे सभी स्तरों पर अनिवार्य किया जाना चाहिए। किसको? विज्ञान की शिक्षा को। अगला प्रश्न है शिक्षा में समानता का सिद्धांत किस आयोग ने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है कोठारी आयोग ने प्रतिपादित किया। 35वें नंबर का प्रश्न है यशपाल समिति ने किस समस्या की ओर इशारा किया? तो इसका सही उत्तर है उच्च शिक्षा में टुकड़ों में विभाजन, यानी कि क्या है जो शिक्षा है उच्च शिक्षा उसको विभिन्न भागों में विभाजित करके शिक्षा देने की सिफारिश उन्होंने की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं राधाकृष्णन आयोग ने किस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया? तो इसका सही उत्तर है 5 सितंबर। अगला प्रश्न है नैप 2020 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है समग्र और बहुआयामी विकास करना। 38वें नंबर का प्रश्न है कस्तूरी रंगन समिति किस आयोग के अंतर्गत थी? तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग के अंतर्गत थी। 39वें नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने वर्षों के बाद आई? तो इसका सही उत्तर है 34 वर्षों के बाद आई। अगला हम प्रश्न देखते हैं 40वें नंबर का कोठारी आयोग ने किस परीक्षा प्रणाली को सुझाया? तो इसका सही उत्तर है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, जिसको क्या बोलते हैं CCE जो है उच्च शिक्षा में इसको लागू किया गया है। बीच बीच में बच्चों की संक्षिप्त परीक्षाएं आयोजित करते रहना। 41वें नंबर का प्रश्न है मुदालियार आयोग की सिफारिश के अनुसार शिक्षा कितने वर्षों की होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 11 वर्षों की। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं राधाकृष्णन आयोग किस सरकार के अधीन गठित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार के अधीन। अगला कोठारी आयोग में कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर है 17 सदस्य थे। अगला प्रश्न है 44वें नंबर का राम मूर्ति समिति का संबंध किस नीति से है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा से संबंधित है। 45वें नंबर का प्रश्न है कोठारी आयोग ने शिक्षा में किस भाषा को प्राथमिकता दी? तो इसका सही उत्तर है मातृभाषा को। अगला प्रश्न है यशपाल समिति ने किस पर बल दिया? तो इसका सही उत्तर है ज्ञान के एकीकरण पर बल दिया। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि नैप 2020 में बोर्ड परीक्षा में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? तो इसका सही उत्तर है परीक्षा में लचीलापन और योग्यता आधारित मूल्यांकन प्रस्तावित है। अगला प्रश्न कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट कितने पृष्ठों में थी? 48वें नंबर का प्रश्न है। तो कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट 484 पृष्ठों की थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सैम पित्रोदा। और अपना अंतिम प्रश्न है 50वें नंबर का प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा कक्षा 5 तक जो है उन्होंने मातृभाषा में रखने का प्रस्ताव किया था। इस प्रश्न को हम फिर से दोहरा देते हैं। 50वें नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है सही कक्षा 5 तक मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति है जो उसने मातृभाषा को ज़्यादा महत्व दिया है और शिक्षा ज्ञान एजुकेशन का जो प्रचार प्रसार है मातृभाषा में ही उन्होंने रखा है। तो आज के लिए 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे
कमेंट में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।